हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया से डायरेक्टली ये मैटर रिलेटेड नहीं है, बट इनडायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि कहीं न कहीं जो केस मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये वोडाफोन आइडिया का पक्ष भी मजबूत कर सकता है। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो वोडाफोन आइडिया के अंदर हम लोगों ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा था कि 17 करोड़ 15 लाख 16,548 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ था एनएसई पे, जिसमें से 31.36% की डिलीवरी उठाई गई थी। और बीएसई के ऊपर अगर आपने नोटिस किया होगा तो 4 करोड़ 66 लाख 67,118 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें 29.93% की डिलीवरी उठाई गई थी। 24,827.38 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। देखिए, जो खबर आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये वोडाफोन आइडिया के पक्ष को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि जो केस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वही केस वोडाफोन आइडिया की पेरेंट कंपनी एक है वोडाफोन पीएलसी, जो कि यूके बेस्ड है, आपको पता है ना, उससे डायरेक्टली लिंक्ड है। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसा होता है जो अच्छा होता है, यानी सपोर्ट में होता है, तो डेफिनेटली वो वोडाफोन आइडिया के अंदर हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ इनडायरेक्टली देखने को ज़रूर मिलेगा। आइए जानते हैं। देखिए, इस दुनिया में अगर कोई कमज़ोर होता है ना, उसको दबाने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। ये पता नहीं, ये नेचुरल है, ये एक नेचुरल है। अगर आप कमज़ोर बनोगे ना तो लोग आपको दबाने के लिए अपने आप उभर के आने लगते हैं। वोडाफोन आइडिया के साथ भी इंडिया में कुछ ऐसा ही हुआ। वोडाफोन आइडिया एक एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अगेंस्ट में केस लड़ता रहा 12 साल तक, और फाइनली नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आती है और इनके फेवर में फैसला सुना दिया जाता है, सरकार के फेवर में फैसला सुना दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और जो जज थे उस समय, अरुण मिश्रा नाम था उनका, और सरकार से कितनी क्लोजनेस थी उनकी, कितना फेवर में सरकार की बातें रखते थे, कितनी तारीफ़ करते थे नरेंद्र मोदी की, ये बात आपको अच्छे से पता है। तो कुल मिला जुला के फैसला सरकार के पक्ष में सुनाया गया ताकि वोडाफोन आइडिया से ज़्यादा लूटा जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा हड़पाया जा सके। राइट, क्योंकि वोडाफोन आइडिया सरकार के साथ चापलूसी करने में इंटरेस्टेड नहीं था। उसको फेयर काम करना, ट्रांसपेरेंट काम करना, स्ट्रिक्ट होके काम करना अच्छा लगता था। प्रॉफिटेबल, अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाना, लेकिन ट्रांसपेरेंटली बनाना, पीठ पीछे चोरी से पेट में छुरा घोंपने वाला काम नहीं। ट्रांसपेरेंट होकर के काम करना अच्छा लगता है। और जब आप ट्रांसपेरेंटली कहीं काम करते हैं तो जो चोर होते हैं उन चोरों को बड़ा बुरा लगता है। तो कहीं ना कहीं वो चोर जो होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि आप ट्रांसपेरेंटली गेन करो, आप ट्रांसपेरेंटली प्रॉफिटेबल बनो, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो सेम सिचुएशन वोडा आइडिया के साथ हुई और इसको कमज़ोर बनाने के लिए बहुत तरीके के लिटिगेशन प्रोसेस चलाए गए। इसी केस को सिमिलर सिचुएशन है वोडाफोन के पीएलसी के साथ में एक 20,000 करोड़ रुपए का इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ हेग के अंदर ये एक केस जीत गया है वोडाफोन पीएलसी, और जिसके चलते जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ हेग है वहाँ से अनाउंसमेंट किया गया, भारत सरकार जो है 20,000 करोड़ रुपए प्लस जितने भी जो फीस चार्जेस जो लगे हैं इंटरनेशनल कोर्ट का, और सभी मिला करके वोडाफोन पीएलसी को जल्दी से जल्दी पे करे। लेकिन हुआ क्या, सरकार जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन का क्लोज पैनल जो है इसके ऊपर बातचीत करता है कि किस तरीके से इससे बचा जाए, जिसके चलते आखिरी मोमेंट के ऊपर, आखिरी दिन के आखिरी मोमेंट के ऊपर फाइल कर देती हैं, चैलेंज कर देती हैं कि ये लीगल तरीके से उस केस को चैलेंज कर रही हैं। लेकिन कैरिन एनर्जी
एक दूसरी केस दूसरी कंपनी है यूके की, सिमिलर सिचुएशन है कैरिन एनर्जी के साथ, और कैरिन एनर्जी ने जो मज़ा चखाया है सरकार को कि सरकार के होश उड़ गए हैं। देखिए कैरिन एनर्जी के साथ भी सिमिलर सिचुएशन थी और सरकार इसको भी लूटने की कोशिश में थी, लेकिन कैरिन एनर्जी को भी इंटरनेशनल सेंटर ऑफ हेग के अंदर जो है, हेग HAGUE, राइट, तो यहाँ पे कैरिन एनर्जी को भी जीत मिली है, और जिसके चलते सरकार को कहा गया है, जल्दी भारत सरकार को कहा गया है कि 1.7 बिलियन डॉलर, लगभग 10,000 समथिंग करोड़ रुपए, 10,247 करोड़ रुपए जो है भारत सरकार को चुकाना चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि भारत सरकार अगर इसमें देरी करेगी तो ये और ही ज़्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती जाएगी, क्योंकि भारत सरकार के ऊपर, लेकिन भारत सरकार ये देने के लिए तैयार नहीं है। भारत सरकार ने कुछ रणनीति बना रखी थी कि कैरिन एनर्जी कुछ ऐसा ना करे कि भारत सरकार की जो ओवरसीज़ एसेट्स हैं, यानी जो बैंक्स हैं उनके बाहर अकाउंट होते हैं, नोस्ट्रो अकाउंट एक अकाउंट होता है जो किसी भी बैंक का अकाउंट हो सकता है बाहर के देशों में, ताकि ये इंटरनेशनल किसी तरीके के बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अंजाम दे सकें। ये सेफ अकाउंट होता है, लेकिन फिर भी भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने कुछ PSU बैंकों को सलाह दिया था, सजेशन दिया था कि आप सब लोग विजिलेंस रहो, तैयारी रखो, पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त रहो, एजाइल रहो, ताकि किसी भी तरीके का अगर एक्शन कैरिन एनर्जी लेने की कोशिश करता है तो आप जल्दी से जल्दी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक पर्सन को सेट कर रखा था पर्टिकुलरली उसी पर्पस को डील करने के लिए, एक ऑफिसर को, राइट, नोडल ऑफिसर को। तो इन्होंने बोला था कि जल्दी से जल्दी उस नोडल ऑफिसर को इन्फॉर्म करो, ताकि वो कोई ना कोई लीगल एक्शन लेके उसको चैलेंज कर सके, लीगल तरीके से चैलेंज कर सके, वरना बाद में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन आप देखिए क्या हुआ यहाँ पे, कैरिन बिगिंस प्रोसेस टू सीज इंडियन ओवरसीज एसेट्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो एयर इंडिया, जी हाँ, एयर इंडिया भारत सरकार के द्वारा ओन करे जाने वाली फ्लैग कैरियर है, और इसकी ओवरसीज एसेट्स को सीज करने के लिए, ताकि ये 1.7 बिलियन डॉलर को रिकवर कर सके, ये अलग अलग तरीके से, इवन यहाँ पे देखिए इस पर्पस के लिए US के अंदर लॉ सूट फाइल कर दिया है। डेफिनेटली ये भारत सरकार को चमका देने वाला, या भारत सरकार को एक तरीके से कह सकते हो कि बिल्कुल भारत सरकार जो इससे बचने की कोशिश कर रही थी, बच के भाग नहीं पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको सरकार अलग अलग तरीके के कोर्ट से ये घेरने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए US, UK, कनाडा, फ्रांस, सिंगापुर, नीदरलैंड्स और 3 और कंट्रीज़ हैं जहां पे इन्होंने इस ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए हुए आर्बिट्रेशन अवार्ड को इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इन्होंने फाइल किया है, राइट, ताकि ये 10,247 करोड़ यानी 1.7 बिलियन डॉलर रिसीव कर सकें। और भारत सरकार इससे बचने के हर संभव कोशिश कर रही थी, लेकिन देखते हैं, मुझे कम चांस है, लगता है कि ये बच पाएगी। देखिए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, आपको पता भी होगा अगर आप मेरी वीडियोस कॉन्स्टेंटली देखते होंगे। देखिए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स में क्या होता है कि भारत सरकार ने क्या किया था, अपने टैक्स की जो पॉलिसी होती है उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजमेंट ला दिए थे, ताकि ये वोडाफोन से और कैरिन एनर्जी से ज़बरदस्ती लॉ में चेंज करके टैक्स वसूली कर सकें। यानी जो टैक्स वसूली करने का जो नियम नहीं था, वो कानून नहीं था, लेकिन इन लोगों ने वो कानून जानबूझ के ले आए ताकि उनसे टैक्स की वसूली किया जा सके, वो भाग ना सकें, वो बच ना सकें। यानी भारत सरकार टैक्स की वसूली करने के लिए लॉ के अंदर चेंज कर देती है, लॉ के अंदर परिवर्तन कर देती है, जिसके चलते इन दोनों कंपनीज ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर इस केस को फाइल किया था। इवन भारत सरकार की सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के इस फैसले को गलत बताया था, उसके बाद भी भारत सरकार नहीं मानती है।
राइट, फिर जा कर के ये इंटरनेशनल लेवल पे मामला पहुंचता है। और अभी भी भारत सरकार जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी चैलेंज करने के लिए हर तरीके के रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पे कैरिन एनर्जी इनको अच्छे से मज़े चखा देगा। गरीब आदमी को दबाने की बहुत मज़ा आता है, दबाने में भारत सरकार को, लेकिन यहाँ भारत सरकार के होश उड़ जाएंगे। कैरिन एनर्जी से पंगा लगा हुआ है इनका और ये छोड़ेगा नहीं इनको। तो गाइस, ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे आप बता सकते हैं आपकी क्या राय है, आप क्या बताना चाहते हैं, क्या शेयर करना चाहते हैं इससे जुड़ी हुई चीज़ें। राइट, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस कंटेंट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करिएगा इस वीडियो को ज़रूर। और दूसरी चीज़, डीमैट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।